प्रार्थना समाज 1867। अब याद कैसे रखेंगे कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारा दिमाग आसपास हो रही कोई भी सरसराहट पे चला जाता है। तो 67 प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना एवं विकास जो है वो ब्रह्म समाज की छत्र छाया में हुआ था और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो किया है केशव चंद्र सेन ने। ये भी याद रखना है। यथार्थ रूप से अगर कहा जाए यह ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी, बस इसका नाम बदल गया था प्रार्थना समाज। ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए भी ये इससे अलग थी। क्यों अलग थी? इसने ना तो ईसाई मिशनरियों से संपर्क कायम किया एवं ना ही अपने आप को हिंदू धर्म से पूर्ण से अलग किया। जबकि हमें पता है कि केशव चंद्र सेन की जो ऑल इंडिया ब्रह्म समाज थी तो ये अपने आप को हिंदुओं से अलग मान रहे थे। और जिसके कारण ये ब्रह्म समाज से अधिक लोकप्रिय भी हुए। तो ब्रह्म समाज से ज़्यादा लोकप्रिय था प्रार्थना समाज, ये याद रखिएगा। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के फलस्वरूप जब 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करी जाती है। प्रार्थना समाज परमहंस सभा का ही पुनर्गठन था। परमहंस सभा है ना, ये शायद 1849 में इसकी स्थापना हो चुकी थी उस समय। अच्छा, अब प्रार्थना समाज जो ये जुड़ा हुआ था, जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था महाराष्ट्र में, भक्ति कल्ट से उससे जुड़ा हुआ था। प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापक में कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो हम प्रार्थना कब करते हैं? जब किसी की आत्मा को शांति देने के लिए। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद राणा जी। प्रार्थना किससे करनी है? महादेव से। राणा डे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पश्चिम भारत का मतलब हो गया तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ये। इसके अलावा आरजी भंडारकर, एनजी चंदावरकर भी प्रार्थना समाज के अन्य प्रमुख थे। तो कौन थे? भंडारकर। प्रार्थना भंडारे में हम क्या करते हैं? प्रार्थना करके ही कुछ भोजन पान करते हैं। और चंद्रावरकर, तो चंद्र की प्रार्थना। एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें से एक याद रखना कि केटी तेलंग भले ही मुंबई से थे लेकिन ये प्रार्थना समाज से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है ना? ये जो मुंबई अभी हम बताएंगे कि मुंबई ऑर्गेनाइजेशन एक बना था तो उसमें टीटीएम थे, 3 लोग थे, उसमें से एक थे केटी तेलंग, लेकिन ये प्रार्थना समाज के सदस्य नहीं थे। प्रार्थना व समाज सुधार प्रार्थना समाज के दो मुख्य अंग थे। एक क्या था कि प्रार्थना, और दूसरा था कि समाज सुधार करना। ये जाति उन्मूलन एवं विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे कि जाति खत्म हो जाए और सारे पूरा विश्व जो है वो क्या है? भाईचारा है। राणा डे ने नृत्य, मद्यपान और विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन चलाया। तो राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे, महादेव कैसे हैं? बहुत शुद्ध हैं। शुद्धि आंदोलन किसके लिए उन्होंने चलाया है? कि नृत्य नहीं होना चाहिए, मद्यपान पर पैसा खर्च नहीं करना है, विवाह में बेवजह का पैसा खर्च नहीं करना है। हिंदू समाज में ही रहकर उसे सुधारने का प्रयास किया गया है। उन्होंने अलग से कोई धर्म बनाने की या फिर ऐसे ये कभी नहीं कहा कि हम अलग से कोई हिंदू से अपना अलग धर्म बना रहे हैं। राणा डे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक भी लिखी है। वे निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। एक अब आस्तिक की धर्म में आस्था यानी कि भाई महादेव है तो क्या है, उन पे आस्था तो हर किसी की है ना। राणा डे ने 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना करी है। अब देखो, वामा हमने याद किया है, वामा विडो मैरिज एसोसिएशन 61। ठीक है ना? तो वामा यानी कि बाएं अंग में एकदम सट के खड़े होते हैं ना। तो फीमेल्स होती हैं हस्बैंड्स के बाएं अंग में एकदम सट के खड़े होते हैं। राणा डे के समाज सुधार कार्यक्रम में उसके दो सहयोगी थे। कौन कौन थे? एक तो डी के कार्वे, जिनको कहा गया धोंधा केशव कार्वे, और विष्णु शास्त्री पंडित। राणा डे तथा कार्वे ने विधवाओं को शिक्षा देने के लिए 67 में क्या है? बड़ा 67 में श्रम संघ की स्थापना करी है। तो विधवा आश्रम संघ, तो श्रम संघ कब? 67 में। अच्छा, अब वरा जो है ना, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1850 में की गई। तो बड़ा नोट किसका? 50 का। ऐसे याद रखेंगे। तो देखो, वामा बाएं अंग से एकदम सट के 61, वड़ा 50 का नोट 1850, और 1867 में श्रम संघ। पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा यानी कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये है ना, 1850 की स्थापना करी है। और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व भी उन्होंने किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज की जो लड़ाई थी वो कौन लड़ रहा था? कौन? तो याद आएगा नाम, पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री। विष्णु शास्त्री जो चिपलुंकर ने 1874 में मराठी मासिक पत्र का, अब ये देखो ये अलग है, ये पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री हैं, ये दूसरा नाम है, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर है। 1874 में मराठी मासिक पत्रकार की निबंधमाला की शुरुआत की थी और इसी में जेम्स मिल एवं मेकाले के तो दुराग्रहों का पर्दाफाश भी किया था। जेम्स मिल और जो मैकाले हैं जनरली एंजलिस्ट एजुकेशन को तवज्जो देते थे और भारतीय जो संस्कृति थी उसको एक तरीके से हीन भावना से देखने का काम करते थे। याद कैसे रखेंगे? चिपकी माला, निबंधमाला, चिपलुंकर निबंधमाला। भारत के सभी सुधारवादी आंदोलनों में प्रार्थना समाज का प्रभाव सर्वाधिक रहा। तो जो प्रार्थना थी ना वो सबसे ज्यादा प्रभावी रही, ऐसे याद रख सकते हैं। अब अगर हम महादेव गोविंद रानडे ही लगे हाथ कुछ बात कर लें तो ये इंडियन जज रहे थे, ऑथर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे।
ये ब्राह्मण फैमिली में जन्मे थे, कहाँ पे, नासिक में 1842 में। 1871 में ये अपॉइंट किए गए जाते हैं एक सबॉर्डिनेट जज के तौर पे, कहाँ पे, पूना में सबॉर्डिनेट जज के तौर पे भी उन्होंने सर्व किया है। ही वॉज अ लॉ मेंबर ऑफ मुंबई गवर्नमेंट, और मुंबई सरकार के लिए वो एक लॉ मेंबर का भी उन्होंने काम किया लगभग 3 वर्षों तक, सॉरी लगातार 3 consecutive टर्म्स तक, है ना। और बाद में सक्सीडिंग केटी तेलंग को उन्होंने ही सक्सीड किया था 1890 में, कहाँ पे, मुंबई हाई कोर्ट बेंच में केटी तेलंग को रिप्लेस किया था किन्होंने, महादेव गोविंद रानडे ने। इसी वजह से फादर ऑफ रेनेसा बोला जाता है, वेस्टर्न इंडिया के जो फादर ऑफ रेनेसा है महादेव गोविंद रानडे हैं। पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे तो सार्वजनिक सभा की स्थापना 70 में हुई है, 7 से 70। रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी। मेन रोल किसका है, महादेव गोविंद रानडे। हालांकि इनके प्रार्थना समाज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इस वजह से इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करी थी, और इसमें ब्रिटिश संसद में भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करी है। प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का मतलब होता है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करी है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी संस्था थी जिसने ब्रिटिश की संसद में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करी है, तो याद रखेंगे कौन है, प्रत्यक्ष की मांग करने वाले हैं पूना सभा। ठीक है, इसके अलावा मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करा के सदस्य बनाना। अब ये सबसे बड़ी बात है कि मुख्तारनामे पर एक तरीके से जो स्वच्छता अभियान थे उनके तरीके जो है बहुत यूनिक थे, वो सबसे पहले ही इन्होंने ही ऐसे तरीके अपनाए। कौन, कि मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करा के सदस्य बनाना। प्रतिनिधिक क्षेत्र वाला एवं जनता की अभिव्यक्ति वाला भारत का प्रथम संगठन कौन था, पूना सार्वजनिक सभा था। प्रतिनिधिक क्षेत्र वाला यानी कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और जो जिसमें जनता की राय अभिव्यक्त हो रही है वही काम वो करते थे। ऐसा मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक और लिबरल फंक्शनिंग वाला जो संस्थान था वो था आपका प्रार्थना समाज। एक चीज हमें और याद रखनी है कि रानाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश अगरकर ने 1884 में। अब बात ये होती है कि गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है ये नाम, ये क्या है, गोपाल गणेश अगरकर ने 84 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी है, और इस सोसाइटी को बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया है। और पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में जनरली इंग्लिश को प्रमोट किया जाता था, बाल गंगाधर तिलक भी इसी से रिलेटेड थे। इंग्लिश को इस वजह से प्रमोट करते थे कि जो भी भाई इंडियंस हैं वो इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश जाने, और विदेशियों की भाषाओं को समझेंगे, उनका चरित्र पढ़ेंगे, उनका साहित्य पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि वो किस तरीके से सोचते विचारते हैं। तिलक व गोखले डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के दोनों के सदस्य थे। गोखले को तिलक ने भारत का हीरा कहा था। किसने को, गोखले को कहा था भारत का हीरा, और कच्चा रीढ़ भी कहा है तिलक ने इनको, कच्चा रीढ़ वाला भी कहा है कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है कच्ची डरपोक है, गोखले को बोला तिलक जी ने। और पंजाब में प्रार्थना समाज का विस्तार किसने किया, दयाल। तो प्रार्थना में हम दया का काम मांगते हैं। अब जब हमने एक संस्था देख ली है डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो इसी से मिलती जुलती एक संस्था हमारे पास और आती है डक्कन सभा। इसकी स्थापना 1896 में गोपाल कृष्ण गोखले ने करी है। बात यह है कि यहाँ पर जो तिलक और गोखले अभी डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के दोनों सदस्य हैं। 1895 में क्या होता है कि तिलक का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गोखले को इससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो गोखले ने इसी से मिलता जुलता नाम का एक संगठन रखा, डक्कन सभा 96। तो जब अगर बात आ जाए कि डक्कन सभा तो गोपाल कृष्ण गोखले, और अगर आ जाए कि डक्कन एजुकेशन सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण अगरकर 1884। अब एक संस्था और है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये महादेव गोविंद रानडे ने ही किया था, या पूरा सार्वजनिक सभा के द्वारा आयोजित की जाती थी। बात ये थी 1885 में जो कांग्रेस थी इसकी स्थापना हो जाती है, और कांग्रेस ने ये कहा था कि हम सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे सुनेंगे, ना तो हम कोई सोशल मुद्दे सुनेंगे और ना ही हम कोई इकोनॉमिक मुद्दे सुनेंगे। तो जब ऐसा लगा कि भाई एक सोशल मुद्दे सुनने वाला कोई एक संस्थान होना चाहिए, उसी के लिए ये प्रतिबद्ध संस्थान था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। ये भी याद रखिएगा आप। आगे हम बात करते हैं वेद समाज। तो वेद समाज की स्थापना हुई 1864 में। तो वेद, अब देखो याद करने का इतना आसान तरीका है, 4 वेद होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, तो 64 हो गया। स्थापना किसने करी है, के श्री धरलू नायडू। अब आपको कोई वेद दो तो आप उसको धर लोगे, यानी कि रख लोगे अपने पास। इनको दक्षिण के ब्रह्म समाज कहा भी जाता था, किसको, वेद समाज का। तो एक तो महाराष्ट्र का संगठन कौन सा हो गया, प्रार्थना समाज, और दूसरा हो गया ये वेद समाज महाराष्ट्र का। ये दोनों विंग्स थे किसके, ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज के ही ये दोनों अंग थे। हाँ, आगे देखेंगे, इसने भी जाति प्रथा का विरोध किया है। दोराय स्वामी अयंगर एवं आर वेंकट रत्नम भी वेद समाज के प्रमुख नेता थे। अब देखना वेद समाज को कैसे याद रखेंगे, वेद सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय है नहीं है। इसके अलावा वासे वेद, वासे वेंकट रत्नम, ये दोनों लोग।
यंग तरुण बंगाल आंदोलन की बात करेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1830s के टाइम पे करी थी, याद रखिएगा। ये कलकत्ता बंगाल में थे। डेरोजियो ने इटली के मेजनी की यंग इटली, जो उन्होंने इस तरीके से एक सेना बनाई थी, उससे बहुत प्रभावित होते और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने यंग बंगाल संगठन भी बनाया था। डेरोजियो के जो पिता थे जनरली पुर्तगाली थे और उनकी जो माँ थी भारतीय थी, इसी वजह से उन्होंने इनको इंडिया से बड़ा प्रेम था। इस प्रकार वे एंग्लो यूरोपियन या यूरेशियाई थे। डेरोजियो ने 1826 में कलकत्ता में आए थे, कब 1826 में, और 1828 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। तो हिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे कौन? हेनरी डेरिजियो। डेरिजियो को 1831 में हिंदू कॉलेज से भी बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये भारत में धर्म सुधार आंदोलन की बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की बुराई करते थे। डेरोजियो ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नव युवकों को संगठित करके पुरातन परंपराओं को तोड़ने की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लिबरल आइडियाज फैलाने की बात करी है, स्वतंत्रता की बात करते हैं, सत्य पर बल देने की बात करते हैं डेरोजियो। डेरोजियो क्या है कि फ्रांस की क्रांति से प्रभावित बहुत अधिक थे डेरोजियो। और ये भी हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि इटली की जो मैजनी की जो मैजनी की यंग इटली से भी प्रभावित हुआ करते थे। वे उदारवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया और नारी शिक्षा यानी कि जो विमेंस एजुकेशन है इसका समर्थन किया हुआ था। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करें, चाहे हम बात करें ज्यूरी द्वारा न्याय, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण, शक्तियों का पृथक्करण और रैयतों की जमींदारों से रक्षा जैसी मांगों का सर्वप्रथम उठाकर आंदोलन यंग बंगाल ने ही चलाया था। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता की बात करेंगे या ज्यूरी द्वारा न्याय, ये राजा राम मोहन रॉय के जो काम थे उनमें भी ये सम्मिलित था। संस्थान जरा देख लेते हैं। 1828 में एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करी है। तो देखो 28 एकेडमिक डाटा आ रहा है इस तरीके से। सोसाइटी फॉर द एक्वाजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के एक्वाजिशन के लिए 1838 में डेरोजियो की मृत्यु के होने पर उनके अनुयायियों ने करी थी, उनकी डेथ के बाद, क्योंकि उनकी डेथ कब हो गई है डेरोजियो की? 31 में। ठीक है, तो सोसाइटी फॉर द एक्वाजिशन ऑफ जनरल नॉलेज 1838 में। इसकी इसमें कौन कौन शामिल थे? राम गोपाल घोष भी थे, प्यारे चंद्र मित्र और देवेंद्रनाथ टैगोर भी इसके सदस्य थे। किसके? सोसाइटी फॉर द एक्वाजिशन की। तो याद रखिएगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध या तो विवियन डेरोजियो से या उनके संस्थान से रहा था। डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, क्योंकि ये खुद ही एंग्लो इंडियन थे, और बंग हित सभा, बंगाल के हित की सभा, और डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना करी थी, क्योंकि यंग ही उनका नाम था ना, इस वजह से। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टेटर था। तो जो यंग लोग होते हैं वो स्पेक्टेटर बन के नहीं रह सकते हैं। डेरोजियो ने हैरेस पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, इंडिया गजट तथा ईस्ट इंडिया जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो हेस्पेरस, इंडिया गजट और ईस्ट इंडिया सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसमें। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया की बात करेंगे। कौन? डेरोजियो। डेरोजियो की तुलना सत्य का अनुसरण करने के कारण सुकरात से की जाती है। ईस्ट इंडिया यूरेशियनों का मुखपत्र था, है ना। ईस्ट इंडिया किसका? एंग्लो इंडियंस का था। और डेरिजियो के मुख्य शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेशचंद्र घोष थे। तो घोष और मोहन बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरिजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का गुरदूत व हमारी जाति का पिता और प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल में आधुनिक सभ्यता, अब सब पूरी सभ्यता बताने की बात कर रहे हैं कौन? डेरिजियो के बारे में। और कहने वाले कौन है? बनर्जी। तो सभ्यता भा आ रहा, इसमें बा आ रहा, बनर्जी। तो सभ्यता बनाई है ना बनर्जी ने। डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। और 26 दिसंबर 1831 के दिन डेरिजियो की हैजा के कारण इनकी सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। तो डेरिजियो किससे मरे हैं? खोलेरा से मरे हैं। यंग बंगाल से प्रभावित होकर बंबई में एल्फिंस्टीन कॉलेज, जिसकी स्थापना 1834 में हुई थी, एल्फिंस्टीन कॉलेज के छात्रों ने यंग बॉम्बे नामक आंदोलन की शुरुआत की। तो एक तो यंग बंगाल भी था और एक था यंग बॉम्बे। और जो यंग बॉम्बे नाम का संस्थान था, जो आंदोलन था, वो एल्फिंस्टीन कॉलेज के छात्रों ने करी थी, जिसकी स्थापना हुई थी 1834 में, कॉलेज की। यंग मद्रास की भी अवधारणा भी लोकप्रिय हुई थी। यंग बंगाल भी था वहां पर। अब क्या क्या वहां पे पॉपुलर है? एक तो यंग बंगाल पॉपुलर है पहले से डेरोजियो के द्वारा, यंग मुंबई भी है, और यंग क्या है? मद्रास भी है। ये चीजें हमें फोकस रखनी है। और समाज की बात करते हैं हम जरा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो 1824 में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। मोरबी के टंकारा नामक स्थान पर। बचपन का नाम है मूल शंकर, है। तो दया है, जो दो दया सरस्वती, या ऐसे याद रखते हो, दया है ना, वो इंसानों का मूल भाव है, मूल शंकर। दयानंद के पिता का नाम क्या है? अंबा शंकर, है ना। तो दया किससे? अंबा पे हमें दया आती है, तो दया। और माता का नाम क्या है? यशोदा बाई।
इन्होंने 21 वर्ष की, अब याद कैसे रखेंगे इनके माता पिता का नाम? देखो, दया हमें किन पर आती है? यशोदा पर आ सकती है, और किस पे? अम्बा पर। इन्होंने 21 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया था। 24 वर्ष की आयु में मूल शंकर ने दंडी स्वामी संपूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा भी इन्होंने प्राप्त करी थी। स्वामी संपूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। किसने रखा था? स्वामी संपूर्णानंद ने। बाद में स्वामी ब्रजानंद से ये मिले थे, और ब्रजानंद से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया। तो वहां से ब्रजानंद, वहां से वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले स्वामी ब्रजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में हिंदू धर्म की कुरीतियों तथा बुराइयों से समाज को मुक्त कराने का कार्य मांग लिया। क्योंकि ब्रजानंद ने इनको वेदों की शिक्षा दी, और उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा, कुरीतियां हैं उनको खत्म करो, बुराइयों को खत्म करो, जिससे हिंदू जो धर्म है वो और ज्यादा क्या हो? मजबूत होगा। 1863 में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका, और कब की, कहां पर की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगरा यूपी जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आगरा में पाखंड खंडनी पताका, यानी कि पाखंड का खंडन करने की एक ऐसी संस्थान की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती जी। दयानंद ने ब्रह्म समाज से संधि करने के लिए 1869 में कोलकाता के एक सम्मेलन किया, जो सफल नहीं हो सका। अब याद रखना, देखो कैसे याद है, देखो 6 9 दो अपोजिट फिगर है आपस में, वो अलग इठे फिर रहे हैं, वो अलग इठे फिर रहे हैं। इसी के लिए एक सम्मेलन करवाया गया था कलकत्ता में, बट वो सक्सेस नहीं हुआ। ये कौन कौन इठे फिर रहे हैं? ब्रह्म समाज के अलग हैं, आर्य समाज के अलग लोग हैं। दयानंद ने 1865 में करौली, जो जयपुर और अजमेर आई, और अजमेर में उन्होंने वैदिक यंत्रालय छापा खाना स्थापित किया था। कहाँ पे? अजमेर में। दयानंद ने 1883 में मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के समय उदयपुर में, अब देखो, परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे करी है? उदयपुर में। जबकि ये जो है ना, पाखंड खंडनी पताका की स्थापना करी उन्होंने आगरा में। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश, उनकी हिंदी में पुस्तक लिखी गई 1874 में। हुआ ये है कि केशव चंद्र सेन की सलाह पर उन्होंने पुस्तक ये लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। तो याद रखो कि केशव चंद्र सेन का यहाँ पे किसका? दयानंद सरस्वती का भी कॉन्टेक्ट है। हिंदी बात यह है कि केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रसार किया, और आर्य समाज की मूल पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का भी हिंदी में ही लिखी उन्होंने। इसकी रचना जो है उदयपुर में, एवं प्रकाशन कहाँ से होता है? अजमेर में, क्योंकि अजमेर में उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था? वैदिक मंत्रालय। ये पाखंड खंडन दूसरी बुक है। वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य संस्कृत में लिखी गई है। वेद भाष्य भूमिका आदि हिंदी आदि संस्कृत में है। अद्वैत मत का खंडन कर रहे हैं ये। पंच महायज्ञ विधि की बात करते हैं। पल्लवाचार मत खंडन, ये पुस्तकें के सब नाम है। और अंत में करुणानिधि प्रकाशित भी करी है दयानंद जी ने 1881 में। आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं 1875 में मुंबई में। इसका मुख्यालय 1877 में ये बन जाता है लाहौर में। तो साथ साथ लाहौर, है ना, लाओ और क्या, साथ साथ लाओ। और दयानंद ने आर्य समाज में प्रारंभ में 3 सिद्धांत दिए, लेकिन 1877 में 10 सिद्धांत उन्होंने दिए। तो पूछ सकते हैं कि किस ईयर उन्होंने 10 सिद्धांत दिए हैं? तो आंसर विल बी 1877 में। आर्य समाज की स्थापना के उद्देश्य क्या था? कि वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनः स्थापना करना था। इसके अलावा भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना था, यानी कि यूनिटी करना था। भारतीय सभ्यता एक संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था, कि वेस्टर्न कल्चर को कैसे भी करके काउंटर किया जाए। आर्य समाज को सर्वाधिक सफलता पंजाब में मिलती है, और क्योंकि पंजाब के रीजन में स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना कि आर्य समाज का जो लाहौर है वो कहाँ पे? 1877 में स्थापना हुई थी लाहौर में, 2 साल बाद ठीक। उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में भी यह सफल रहा था। पंजाब में ब्रह्म समाज को आर्य समाज ने समाप्त कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ब्रह्म समाज का प्रभाव पंजाब में कम था, क्योंकि ओरिजिनली जो आर्य समाज था वो पंजाब में ही ओरिजिनेट होता है। आर्य समाज ने एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन को जन्म देकर इसे व्यापक बनाया, लेकिन मतलब व्यापक का मतलब क्या है? कि एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, कि किसका पुनरुत्थान हो रहा है? हिंदू रिलीजन का। व्यापक बनाया कहने का मतलब है जन मानुष तक ये पहुंच तो गया, लेकिन साथ में इसने अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू कट्टरपंथी एवं सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया, ऐसा लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा हुआ है। आर्य समाज आंदोलन को महत्वपूर्ण योगदान लोगों में भारत के अतीत के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना था, राइट है। इसके अलावा 1882 में गौ रचनी सभा की भी स्थापना किसने करी? आर्य समाज ने। गौ रचनी सभा की स्थापना चाणक्य के द्वारा भी करी गई और गांधी जी के द्वारा भी। वैलेंटाइन चरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था, क्योंकि आर्य समाज ही ऐसा है, आसे आर्य समाज और आसे अशांति, क्योंकि आर्य समाज ही ऐसा है जो प्रयास कर रहा था हिंदू रिवाइवलिज्म का उस समय रियल सेंस में। और ये बात कही है किसने? वैलेंटाइन चरोल ने।
स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के प्रमुख विचारों की बात करेंगे तो दयानंद का संघर्ष मुख्यतः सभी प्रतिक्रियावादी धार्मिक शक्तियों के विरुद्ध था। जो भी ऐसी शक्तियां थी जो प्रतिक्रियावादी थी। प्रतिक्रियावादी का मतलब ये था कि अगर कोई भी आप सुधार करो तो उसका कोई विरोध करने वाले थे, उन सबके विरोध में ये थे। इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों को इन्होंने ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। ये कहते हैं कि जो वेद है वो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, यानी कि इनको कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, धर्मातीत है और देवीय भी है। इन्होंने वेदों को देवीय माना है, तो वेदों की सुप्रीमेसी उस पर ये जोड़ देते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद ने सरस्वती शिक्षा को समानता की वकालत, छुआछूत को खत्म करने के लिए, जाति भेदभाव मिटाने के लिए, बाल विवाह खत्म करना, बहु विवाह खत्म करना, पर्दा प्रथा खत्म करने, इन सबका विरोध किया। लेकिन गुणों पर आधारित वर्ग व्यवस्था का समर्थन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कह रहा है कि भाई वर्ण व्यवस्था का जो वर्ग व्यवस्था है, लेकिन गुणों पर आधारित वर्ग व्यवस्था कि भाई मेरिट के हिसाब से डिवीजन होना चाहिए सोसाइटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था, राइट। दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वालों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया। अब देखो, शुद्धि आंदोलन राणा डे ने भी चलाया है और दयानंद सरस्वती ने भी चलाया है। पहले बात करेंगे राणा डे के आंदोलन में। राणा डे ने जो शुद्धि आंदोलन चलाया है वो जनरली चलाया कि फिजूल खर्ची शादियों में नहीं होनी चाहिए, नृत्य पे पैसा बर्बाद मत करो, ये प्रकार की शुद्धि। लेकिन दयानंद सरस्वती जी का जो शुद्धि आंदोलन चला है वो चला है घर वापसी वाला। इसी वजह से इनके ऊपर क्लेम किया जाता है, जो कह सकते हैं आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि उन्होंने सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा दिया, मुख्यतः शुद्धि आंदोलन घर वापसी की वजह से। स्वामी दयानंद ने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा एगोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन भी चलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वेद पढ़ने की बात आ जाएगी या यज्ञोपवीत की बात आ जाएगी ऑप्शंस में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यज्ञ भी वेद से संबंधित हो, वेद तो वेद से संबंधित है ही, तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती जी ने। इसी वजह से ऐसा करने वाले प्रथम समाज सुधारक भी है। दयानंद ने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया। इधर इसमें देखते हैं शॉर्ट में। विरोध इन्होंने किस इन चीजों का किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया है, श्राद्ध का विरोध भी कर रहे हैं, पुराण और दुष्ट आत्मा का भी विरोध, पुराणों को उन्होंने क्या कहा है? दुष्ट आत्मा कहा है। अवतारवाद का खंडन करते हैं, धार्मिक यात्राओं का विरोध कर रहे हैं, विदेशी शासन का विरोध कर रहे हैं, पशु बलि का विरोध करते हैं, बहुदेववाद का भी उन्होंने विरोध किया है। साथ में लड़कों की आयु इन्होंने 25 वर्ष रखी है और लड़कियों की आयु 16 वर्ष रखी है। विवाह की न्यूनतम आयु इन्होंने के हिसाब से थी। आर्य समाज की पूछ लगी, आर्य समाज क्योंकि, और ये आर्य समाज के विवाह भी होते हैं ना, तो 25 और 16। दयानंद ने हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा का भी प्रचार प्रसार किया था। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सुशासन को विदेशी शासन से अच्छा मानते थे और कहते थे कि सुशासन कभी, सॉरी, सुशासन कभी स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता। सुशासन मतलब कितना भी अच्छा शासन हो, स्व मतलब स्वयं के शासन से अच्छा नहीं हो सकता। कहते हैं आगे कि बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। दयानंद ने पाश्चात्य शिक्षा का भी विरोध किया है और जनरली इंडियन एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। जबकि जो दयानंद सरस्वती के अलावा जो राजा राम मोहन राय हैं, ये इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध न करके समर्थन किया है। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, वेद मंत्रों के साथ प्रत्येक रविवार को हवन पर भी बल दिया है। दयानंद ने पुराणों को क्या कहा? दुष्टात्मा पशु बलि का विरोध किया है, बहुदेववाद का विरोध किया है, इस्लाम और ईसाई धर्म की जो बुराइयां उनको भी उजागर करने का काम किया और हिंदू धर्म की रक्षा कर उनको उसको अक्षुण्ण बनाने का भी संकल्प करते हैं। कौन? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ने देवनागरी लिपि को स्वीकार करने एवं गो हत्या पर प्रतिबंध का भी मुद्दा उठाया था। अब ये जनरली क्या है? एंग्लो वैदिक कॉलेज देवनागरी लिपि में होनी चाहिए चीजें, क्योंकि हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया है? दयानंद सरस्वती, दयानंद जी ने। तो देवनागरी से याद रहेगा दयानंद में, है ना, और दयानंद सिंह की संस्थान याद आ जाएगा। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है, दयानंद जी का स्टेटमेंट है। दयानंद सरस्वती ने 4 स्व दिए हैं। कौन कौन से स्व हैं? स्वराज्य है, स्वधर्म है, स्वदेशी है एंड स्वभाषा है। तो सबसे पहले स्व का कॉन्सेप्ट देने वाले दयानंद सरस्वती जी हैं, फिर आपके तिलक हैं और फिर गांधी जी भी हैं। दयानंद सरस्वती राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के समर्थक थे, गांधी जी भी समर्थक थे, हिंदी के समर्थक थे, तभी तो ये देवनागरी लिपि की बात हो रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के पश्चात आर्य समाज क्या था? उनकी डेथ के बाद 1893 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनका जो था ऑर्गेनाइजेशन 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, 2 ग्रुप्स में। एक के जो समर्थक हैं वो है हंसराज और लाला लाजपत राय, ठीक है ना। ये जनरली पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, यानी कि कह रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए। उसमें कौन कौन है? हंसराज और लाला लाजपत राय।
जबकि इंडियन एजुकेशन पे ज्यादातर जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद या लाला मुंशीराम। तो दो फैक्शन बन गए, एक मुंशीराम का, लाला मुंशीराम का फैक्शन बन जाता है, और एक जो दूसरा फैक्शन बना था वो बना था आपके हंसराज और लाला लाजपत राय का। ये जनरली वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने डीएवी की स्थापना करवाई है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। अब कब देखते हैं, 1886 में हंसराज व लाला लाजपत राय ने लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करी। स्कूल कब स्थापित हुआ है, 86 में। कहाँ पर हुआ, लाहौर। और 3 साल के बाद इनकी पहली वैदिक कॉलेज स्थापना हुई है 1889 में। तो कोई भी व्यक्ति कॉलेज में आता है तो नववासी होता है, यानी कि नया रहने वाला होता है। स्वामी श्रद्धानंद यानी कि लाला मुंशीराम एवं लेखराम जो थे, ये पाश्चात्य सत्ता के विरोधी थे। इसी वजह से 1902 में उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी है। तो गुरुकुल कांगड़ी, कहा से कांगड़ी, तो कांगड़ी किसमें, दो में। और जबकि जो डीएवी कॉलेज है 1889 में। गुरुकुल कांगड़ी भाड़े के उपदेशकों द्वारा धर्म परिवर्तन एवं शुद्धिकरण पर बल देते थे। तो इनकी वही जो प्रथा थे दयानंद सरस्वती की, शुद्धि आंदोलन, घर वापसी वाला, ये अब भी उसको चला रहे थे। लाला मुंशीराम बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए थे, और जो 1926 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दिल्ली में ये शहीद हो गए थे। कौन, लाला मुंशीराम, स्वामी श्रद्धानंद वाले। 1922 में भाई परमानंद ने जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना करी है। तो देखो, दो दो है, और जाति पाति ताता एकदम सेम जैसे नाम लग रहे हैं। तो जाति पाति तोड़ो कौन, हमारे भाई परमानंद। राजपूताने के देशी रियासतों में शाहपुरा के, ये छोड़ दो। तिलक के अनुसार दयानंद स्वराज्य के सर्वप्रथम संदेशवाहक थे। स्वराज स्वदेशी नमस्ते शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही करते दिखाई देते हैं। दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए एक कथन है, श्रीमती यानी बेसेंट का। दयानंद सरस्वती को 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। किसको, दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर कहा जाता है। आगे देखेंगे।